हेलो होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जैसे आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपसे कि क्लास 10 के चैप्टर्स वगैरह की वीडियो जल्दी ही चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो देखिए, शुरुआत हमने कर दी है। शुरुआत करिए अपने इकोनॉमिक्स के आपके चैप्टर नंबर 1 से, जिसके इजी एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं हम। सबसे पहले आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोनों के नोट्स तैयार है। हाँ, हो सकता है आपको वीडियो में थोड़ा ज्यादा छोटा दिख रहा हो इंग्लिश वाला, सॉरी मैंने छोटा लिख दिया थोड़ा, लेकिन नोट्स में आपको प्रॉपर उसमें दिख रहा होगा। नोट्स के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से उसे मॉडिफाई कर दिया नोट्स को, और जो नोट्स है उसमें मैंने बिल्कुल अच्छे से मॉडिफाई कर, मतलब ये जो नोट्स है ना, मैंने इसकी अच्छे से इमेज लेके उसमें पिक्सल करके, मतलब उसके मैंने अच्छे से एनहांस कर दिया। उसमें आपको एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, फट रहा नहीं है, और जूम आउट करके भी आराम से समझ में आ रहा है। तो आप उसे आराम से देख लेना। उसका नोट्स के पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई विद फन स्टडीज। तो था हमारा पिछला वो छोड़ो, अब आपका हमारा टेलीग्राम चैनल है psf.official, तो उसे आप फॉलो कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको अलर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस वाले चैप्टर की इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सारी चीजें कवर अप है, बहुत अच्छे डिटेल्ड नोट्स है, बहुत डिटेल्ड नोट्स है ना। बस हमने एक ही पेज पर कवर कर दिए, एक डिटेल्ड नोट्स है ना। अगली बार मैं क्या करूंगा, पूरी स्लाइड भर दिया करूंगा, यानी खाली एक ही लैंग्वेज के लिए है ना। तो हिंदी वाला फिर मैं अगली स्लाइड पे लेके जाऊंगा, तो इंग्लिश के लिए अलग नोट्स हो जाएंगे, हिंदी के लिए अलग, और ये भी बड़ा हो जाएगा। तो अगली बार मैं सीधा ध्यान रखूंगा। वैसे आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि 1080p पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ओके, तो करते हैं शुरुआत। देखो, सबसे पहले आता है आपका डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम से आता है, चैप्टर का नाम है आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या? ग्रोथ ऑफ एनीथिंग इन गुड मैनर, यानी किसी भी चीज के जो है बढ़ोतरी हो रही हो किसी भी चीज में, या उसमें कोई सुधार आ रहा हो एक अच्छे तरीके से, मतलब किसी भी कोई भी चीज है उसकी ग्रोथ हो रही है गुड मैनर के अंदर, उसकी मतलब एक बहुत अच्छे गुड मैनर के अंदर उसकी ग्रोथ हो रही है, तो हम क्या कहते हैं नॉर्मल ग्रोथ। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे लिए यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर डेवलपमेंट क्या है? तो उसके अंदर हम समझते हैं, इट रेफर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ इंक्लूडिंग रियल पर कैपिटा इनकम, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टैंडर्ड एक्सेट्रा। यानी कि हम इसके अंदर पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी हम इसमें आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारे क्या क्या पढ़ेंगे? हम पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के पॉवर्टी का घटे, इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टैंडर्ड और लिटरेसी रेट बढ़े। तो ये सब चीजें हम इस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के अंदर डेवलपमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जो कि आप एग्जाम में आराम से लिख आ सकते हैं। अब एक बात याद रखना, जहां भी पर कैपिटा इनकम है, रियल पर कैपिटा इनकम है, एवरेज इनकम है, तो सारी बातें सेम है, सेम बात होती है। प्रति व्यक्ति आय हिंदी में कहते हैं, ठीक है, औसत आय कुछ भी है ना, तो एवरेज आय सब चीजें सेम है ना। तो इसके बाद बात करते हैं, देखो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम या रियल इनकम, एक ही बात मैंने बता दी। तो एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम क्या होती है? जो इनकम कमाई जाती है हर एक इंडिविजुअल यूनिट या पर्सन के द्वारा, यानी कोई एक पर्सन है, कोई एरिया है, उसके अंदर कोई भी पर्सन है, तो हर एक पर्सन के द्वारा जो कि कमाई जा रही है एक मतलब इनकम है ना, मतलब एक इंसान है, एक मतलब एक मान लीजिए एरिया है, उस एरिया के अंदर 100 पीपल्स है, ठीक है, टोटल 100 पीपल्स मान लेते हैं, ठीक है, 100 पीपल्स है, उसमें से हर एक आदमी कितने रुपए कमा रहा है, तो उस चीज को हम कहेंगे कि यहाँ की एवरेज औसत या प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ओके, तो इंग्लिश में आपको बताइए, मैंने बताते हैं एवरेज इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम आराम से कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे देखो इतना चीज समझ में आ गई। अब बात आती है फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि आपका एग्जाम के अंदर जरूर आता है कि बताइए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स भी यही बात है, फीचर्स भी यही बात है, और इंपॉर्टेंस पूछ ले तो भी यही बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछ ले, फीचर्स पूछ ले, विशेषता यानी क्या कहते हैं क्वालिटीज पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले, तो ये 3 पॉइंट आपको लिख के आना है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन क्या है कि सॉरी मतलब टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत, कुछ मतलब उसके कार्यक्रम होता है क्या कि डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स फॉर डिफरेंट मतलब डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट पर्सन, यानी हर एक अलग व्यक्ति के लिए, हर एक अलग पर्सन है, जो एक इंडिविजुअल अलग पर्सन है वो दूसरे से हमेशा अलग है, तो ये बात हमें पता ही है। तो उसके लिए ना डेवलपमेंटल गोल्स उसके अलग होंगे, यानी जो सब गोल होगा ना उसके हिसाब से जो डेवलपमेंट हो रही होगी वो उसके लिए अलग होगी। अभी क्या समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया रिक्शा ड्राइवर और बिजनेसमैन का। बिजनेसमैन क्या है? बिजनेसमैन के लिए क्या? बिजनेसमैन अपनी कंपनी का ओनर होता है, उसके लिए क्या है विकास, उसके लिए क्या है डेवलपमेंट, उसके लिए डेवलपमेंट उसकी कंपनी की ग्रोथ हो और प्रॉफिट हो उसे, ठीक है, तो ये उसके लिए विकास, ठीक है, और आसपास की अच्छी चीजें बन जाए, ठीक है, तो ये उसके लिए विकास। रिक्शा ड्राइवर के लिए क्या विकास है कि उसे अच्छा घर मिले, एजुकेशन बढ़िया मिले, फूड में खाना मिले, गुड रोड मिले, यानी उसके लिए बेसिक नीड्स ही उसका विकास है, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, ये बेसिक नीड्स से भी आगे बढ़ चुका है। या इसे हम एक तरीके से और समझ सकते हैं कि डिफरेंट पीपल की
आप ऐसे और समझ सकते हैं कि अमीरों के लिए अलग होता है, गरीबों के लिए अलग, है ना। तो इस तरीके से समझ में आ गया ना आपको। अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के लिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो अलग अलग रहता है। और अगला है व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर आई नॉट मे बी फॉर अदर। मतलब अगर मेरे लिए कोई चीज विकास है ना, मतलब किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज विकास, मतलब कोई पर्सन है उसके लिए कोई चीज डेवलपमेंट है ना, तो दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकती है डेवलपमेंट की जगह। तो कैसे, तो इसके लिए एग्जांपल मैंने मॉल और हट्स लिया। यानी अगर आपको कोई मॉल बनाना है, तो क्या आपने बहुत सारे टीवी में देखा होगा प्रोग्राम वगैरह, सिटी मॉल्स बनाने हैं, तो वहां पे अगर कोई झोपड़पट्टी होगी ना, झोपड़पट्टी के जो लोग हैं वो होमलेस हो जाएंगे, यानी वो बेघर हो जाएंगे अपने घर से, है ना, बेघर हो जाएंगे, तो उनके घर बनाने पड़ेंगे हमें अगर हमें वहां पे मॉल बनाना है किसी एरिया पे। और मॉल जो लोगों की जरूरत है, पीपल की नीड है, मतलब क्या कहते हैं, हम लोग तो सोचिए मॉल बनना है यहाँ पे आसपास सब मिल जाएगा अवेलेबल है, लेकिन जो लोग झोपड़पट्टी में रह रहे होंगे तो उनके लिए तो ये विनाश है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, आई होप आपके वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और अगला है फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक्स मिक्स फॉर रेदर देन वन। यानी एक के देखे लोग ज्यादा बोलो को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यानी अगर आपको कोई चीज है तो आप उसमें ये पहले देखोगे कि उसके अंदर मेरे कितने गोल पूरे हो रहे हैं। अगर आपको उसके अंदर एक से अधिक गोल, मतलब दो, अगर आपके सामने दो चॉइस रख दी जाए, एक चॉइस के अंदर आपका खाली एक ही गोल पूरा हो रहा है कि आपको हायर इनकम दे दी जा रही है, लेकिन दूसरे में आपको हायर इनकम दी जा रही है, फूड दिया जा रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही है, उसके साथ आपको आने जाने का खर्चा उठाया जा रहा है, तो बहुत सारी चीजें दी जा रही है। तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप ये प्रेफर करोगे भले ही उसमें 2000 रुपए कम मिल रहा है आपको, थोड़ी इनकम उसमें भले ही कम हो, लेकिन आप प्रेफर क्या करोगे? आप प्रेफर ये करोगे मेरे मल्टीपल गोल्स जल्दी पूरे हो रहे हो, क्योंकि ठीक है हो गया। आई समझ में आ गया। इसका एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल है कि जॉब और बिजनेस का, ठीक है। तो जॉब्स और बिजनेस का इसका एक एग्जांपल है, देखो ये देखो जॉब्स है और बिजनेस। मान लीजिए एक जॉब है, एक जॉब के अंदर आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं, ओके। तो एक जॉब के अंदर आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जॉब्स और इसके एग्जांपल से आप इजीली समझ जाओगे कैसे। देखो जॉब से और एक बिजनेस है, तो जॉब और बिजनेस के अंदर देखो क्या क्या डिफरेंट चीजें होगी। देखो अब जॉब है, मान लो मैंने बताया था आपको, जॉब और बिजनेस के अंदर आपको 50,000 मिल रहे हैं, इसमें आपको सिर्फ 28,000 मिल रहे हैं, यानी इसके अंदर आपका सीधा सीधा 22,000 का नुकसान है। लेकिन हाँ आप ऊपर से देखते हो तो क्या होगा, नहीं सर मैं तो जॉब करूंगा 50,000 मिल रहे हैं और आगे कम होने की हो रही है, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें जॉब में अगर आप डिटेल में जाते हो जॉब कहते हैं, देखो जॉब का जा रही है लॉट ऑफ रिस्क, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क आ जाता है, और तुम्हारा दूर से बहुत घर से बहुत ज्यादा दूर है, ये तो मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, और ये परमानेंट भी नहीं है, कभी भी तुम्हारी जॉब हट सकती है, परमानेंट नहीं है जॉब, ठीक है। और बिजनेस के अंदर जो है 28,000 रुपए वाली जॉब है, लेकिन उसके अंदर रिस्क भी बहुत कम है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसमें स्टार्टिंग में कुछ पैसे लगाने हैं, तो बताया स्टार्टिंग में मेरे 28,000 लगेंगे, तो 28,000 मेरे आ जाएंगे वापस, ठीक है ना। और तुम्हारे घर से बहुत पास होगा, परमानेंट होगा, और उसकी तुम्हारे पास ऑनरशिप भी होगी, ठीक है। सारा खर्चा तुम्हारे अंदर आ रहा होगा, उसके साथ साथ आगे बिजनेस बढ़ेगा, तुम इस बात का पूरा ज्ञान लेके चल रहे हो। तो मतलब इस तरीके से ये यहाँ पे है एग्जांपल। अगर समझ में आ गया। जॉब्स के अंदर भी हम दो जॉब्स ले सकते थे, मान ले हम जॉब्स ए ले रहे हैं, एक जॉब बी ले रहे हैं, एक जॉब ए के अंदर हमें 50,000 मिल रहे हैं, जॉब बी के अंदर हमें खाली 35,000 मिल रहे हैं, तो आप सोचोगे 50,000 मिल, लेकिन आपको जॉब ए में जो है वो रिस्की है और दूर है घर से, ना वहां जाने का किराए का खर्चा उठा रहे हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो वो नहीं उठा रहे। लेकिन हाँ अगर जॉब भी में आप देख रहे हो तो ये उसकी वजह से सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, तो आप जॉब भी को जल्दी प्रेफर करोगे, ओके। तो जॉब भी को आप प्रेफर करोगे, ओके। तो अब आगे बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय विकास, सॉरी हिंदी में तो मुझे पढ़ा लगी, सॉरी नेशनल डेवलपमेंट, है ना। तो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले तो आप ये बात याद रखो कि जब भी नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखना कि हर किसी के लिए जैसे अपना अपना इंडिविजुअल विकास अलग होता है, ऐसी लोगों की मतलब जो लोगों के वो है ना रिचुअल्स से सॉरी जो तो वो हो गए रीति रिवाज, मतलब जो लोगों के माइंडसेट्स है ना, लोगों के क्या कहते हैं अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है विकास के लिए, हमारे नेशन के लिए, नेशन मतलब उन्हें अगर वो नेशन की रिस्पेक्ट करते हुए बताएंगे ना कि हमारे लिए क्या विकास है, तो वो भी अलग अलग ही बताएंगे, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। देखो ऐसे मैं समझाता हूं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि क्या कहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि नेशन के अंदर भी अगर हम कभी सबसे पूछेंगे ना कि आपको क्या लगता है हमारा राष्ट्र कैसे बढ़ेगा, इंडिया कैसे बढ़ेगा, मैं आपसे पूछूं तो कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया के अंदर आपको सड़क बनवा दो, स्कूल बनवा दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि कहते हैं क्या फायदा है सब चीज, क्या मतलब अगर हम मतलब जैसे कि कुछ लोग कहेंगे सड़क बनवा दो वगैरह वगैरह, ठीक है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं रोजगार वगैरह दिलवा दो, कुछ लोग कहेंगे कि बढ़िया बढ़िया मॉन्यूमेंट्स बनवाओ जिससे कि टूरिस्ट आए, लेकिन कुछ लोग उसका विरोध भी कर सकते हैं कि क्या कहते हैं ये बताओ टूरिस्ट का क्या तुम इतना मॉन्यूमेंट्स पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो, लोगों को गरीब लोगों को गरीबी रेखा से उठाओ। तो ये अलग अलग हमारी धारणा हो सकती है, मतलब अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, और डेफिनेशन आपस में कभी कभी अगेंस्ट भी चल जाती है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। देखो अब देखो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे देखो मान लेते कोई स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या होगा, उसे गुड जॉब मिल जाए अच्छे और ज्यादा वैकेंसी निकल जाए, तो उसके लिए ये बढ़िया से जॉब मिल जाएगी, मोर वैकेंसी निकल जाएगी, उसके लिए बल्ले मतलब जितनी ज्यादा जॉब उत्पन्न करा है हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा, तो वो कहेगा हाँ देश का विकास हो रहा है, बहुत सारी वैकेंसीज मिल रही है, अच्छी से अच्छी जॉब मिल रही है, तो मुझे और क्या चाहिए, तो देश का विकास हो रहा है। लेकिन दूसरों के लिए इनकम भी आ जाती है, लाइफ स्टैंडर्ड भी आ जाता है, हाई अटेंडेंस भी आ जाती है, और हेल्थ भी आ जाता है, बहुत सारे
इश्यूज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, और ये कभी कभी अगेंस्ट भी हो सकते हैं एक दूसरे के, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं आगे बात आती है कि कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे यार टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, देखो इसी के ऊपर बेस ये टॉपिक, देखो इसके अंदर क्या है कि डिपेंड्स ऑन पर्पस रिजल्ट में बी डिफरेंट, मतलब क्या है कि अगर आप का जो पर्पस है उसके ऊपर अगर आप मतलब जैसे अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की, पहले टॉपिक का नाम समझ लें थोड़ा सा, ये कंपैरिजन के ऊपर टॉपिक है और इससे काफी रिलेट करता है अगले टॉपिक से, तो इसका पीछे का हिस्सा है, ठीक है। तो डिपेंड्स, अब यहाँ पे पढ़ेंगे कंपैरिजन कैसे करते हैं हम किसी चीज का, तो डिपेंड्स ऑन पर्पस यानी हमारे पर्पस पे डिपेंड करता है, मतलब हमारे किसी चीज के पर्पस पे कि मतलब हम क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, नेगेटिव रिजल्ट चाहते हैं या इससे किसी और चीज का रिजल्ट चाहते हैं, तो हमारे पर्पस पे रिजल्ट हमारा डिपेंड करता है कंपैरिजन का। अगर हम क्या पर्पस लेके चल रहे हैं तो वो सिमिलर भी आ सकता है, उसके अगेंस्ट भी आ सकता है चीजें, तो ये बात आपको समझ में आ, मतलब हमारा रिजल्ट कैसा भी आ सकता है, पॉजिटिव, सिमिलर, नेगेटिव कैसे भी आ सकता है, लेकिन पर्पस पे डिपेंड करता है ना, तो इतना ज्यादा हमारा पर्पस पे डिपेंड करता है। अब आगे एलआईपी यानी लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको पता ही मैं नोट्स में आपको नोटेशन मिलती है, एसएसटी, स्मार्ट स्टडी टिप्स, एलआईपी, लॉन्ग इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे नोटेशन वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो ये दो पॉइंट है यहाँ पे, पर कैपिटल इनकम या एवरेज इनकम, एक ही बात है, पहले बता दिया मैंने आपको, है ना। तो पर कैपिटल इनकम कैसे निकलती है, नेशनल इनकम यानी हमारे जो राष्ट्रीय की आय, नेशनल इनकम क्या होती है अभी बताऊंगा, उसके नीचे हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन यानी जितनी पॉपुलेशन है एक देश की, मान लीजिए हमारे नेशनल इनकम है 1 लाख रुपीस, एक अराउंड आइडिया दे रहा हूँ, और हमारे क्या कहते हैं लोग रह रहे हैं कंट्री में 100, ठीक है, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम की 1000 रुपीस निकल के आ जाएगी, तो इस तरीके से आप मान सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम होती है मतलब जितने भी इंडिविजुअल यूनिट है यानी जितने भी लोग हमारे पैसा कमा रहे हैं कंट्रीज के अंदर, उन सभी की जो भी इनकम है, यानी भले कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 2,000 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई सॉरी कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, भले कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई सिर्फ 5,000 ही कमा रहा है, तो इन सभी की इनकमों को एक साथ जोड़ देंगे और हम कह देंगे हाँ ये हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है, समझ में आ गया आपको, और इस है ना, तो ये चीज समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अब आगे क्या था, तो देखो अब ये चीज समझ में आ गई, ये सारी चीज समझ में आ गई ना। अब बढ़ते हैं कंपैरिजन करेंगे वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वगैरह को पढ़ेंगे जो कि हमारे कंपैरिजन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड बैंक, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक कौन सा हमारा वो यूज करता है, कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है हमें कंपैरिजन के लिए कंट्रीज का, तो वर्ल्ड बैंक यूज करता है पीसीआई, पीसीआई का मतलब पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम, तो पर कैपिटा इनकम मैंने यहाँ पे बता दी, एरो दे दी यहाँ पे, और नेशनल इनकम है ना, तो नेशनल इनकम मैंने बता दी, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम ज्यादा देखता है हमारा है ना। और देखो अभी हाल ही में देखो क्या कैसा पता लगाता है कि कौन सा देश लोअर इनकम कंट्री, कौन सा लोअर मिडिल इनकम कंट्री, कौन सा हायर मिडिल इनकम कंट्री है, कौन सा हायर इनकम कंट्री है, तो ये कैसे पता लगाता है, तो उसके लिए लोअर इनकम कंट्री के लिए उसकी अगर किसी कंट्री की एवरेज पर कैपिटा इनकम $1035 से कम है, यानी $1035 से कम है किसी भी कंट्री की एवरेज पर कैपिटा इनकम, तो हम कह देंगे ये लोअर इनकम कंट्री, यानी इसकी इनकम जो है बहुत कम है, और ये जो हमारा देश है यानी कंट्री जो है ये कम मतलब अंडर डेवलप्ड आती है, ठीक है, और ये आएगा लोअर मिडिल इनकम कंट्री यानी लोअर मिडिल इनकम कंट्री, इसके अंदर आता है कि $1036 से लेके $4,045 तक जिस भी कंट्री की इनकम होती है तो हम कह देते हैं ये लोअर से थोड़ा अप है, मतलब ये अब तो हाई तो नहीं है पर लोअर से हल्का सा अप है ना, कि और हल्का मिडिल की तरफ कह सकते हैं, इसका झुकाव कुछ मिडिल की तरफ है, तो ये सही चल रही कंट्री हम कह सकते हैं डेवलपिंग है ना, और हायर मिडिल इनकम कंट्री हम कह सकते हैं डेवलपिंग से ऊपर है लेकिन हाँ डेवलप्ड भी नहीं है पूरी तरीके से, अभी इन दोनों के बीच में, तो हायर मिडिल इनकम कंट्री, तो ये होने चाहिए $4,046 से लेके $12,535 तक की किसी भी कंट्री की हमारी पर कैपिटा इनकम है, तो हम कह देते हैं ये हायर मिडिल इनकम कंट्री, और हायर इनकम कंट्री जिनकी की भी हमारे ज्यादा हो इनकम $12,536 से, तो वो से कहते हैं हम डेवलप्ड कंट्री और हायर इनकम कंट्री है, जो कि इस टाइम आपको पता है अमेरिका है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। अब आगे बात आते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख रखा है कि लिमिटेशन बताओ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही क्राइटेरिया लेता है पीसीआई का यानी पर कैपिटा इनकम का, लेकिन हाँ बहुत सारे फैक्टर्स मतलब इसकी लिमिटेशन क्या है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है, जैसे कि लिटरेसी रेट को इग्नोर कर देता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इग्नोर कर देता है, हेल्थ केयर को इग्नोर कर देता है, नेट अटेंडेंस रेट को इग्नोर कर देता है, तो ये 4-5 चीजें ऐसी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आता है लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट क्या होता है, देखो 7 साल से जितने भी मतलब वो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है तो नोट्स में अच्छे से पढ़ लेना, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एज एंड अबव एज ग्रुप, ठीक है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ
कि वो सभी लोगों का माप होता है, यहाँ पे मापा जाता है, उन सभी लोगों को मेजर किया जाता है जो 7 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं और कितने वो उनमें लिटरेट है, तो उसका रेशियो निकाला जाता है, उसका परसेंटेज निकाला जाता है कितने लिटरेट। लिटरेट मतलब क्या होता है कि वो एक लाइन में बोलना या लिखना जानते हैं कम से कम, तो इसे कहते हैं हम लिटरेट। तो कितने 7 साल से ऐसे ऊपर के लोग हैं, 7 साल तक के लोग हैं, तो उसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है लिटरेसी रेट, ये हो लिटरेसी रेट। फिर इसके बाद ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एग्जांपल। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का एग्जांपल दे रखा था, गलती से मैंने यहाँ पे ये यहाँ से लिख दिया। ओके, हाँ, तो ये इसका एग्जांपल है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? एक साल में देखो बहुत सारे बच्चे बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनमें से हम हर किसी को 1000 की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि पर 1000 पे एक साल से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं। मतलब 1000 बच्चे इस मतलब मान लेते हैं एक पर्टिकुलर ईयर है, उसके अंदर 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से क्या कहते हैं कितने बच्चे एक साल जीने से पहले ही मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन की कमी, या क्या कहते हैं उसका बीमार है, कुपोषित बच्चा, मतलब एक साल से पहले कोई भी मेडिकल इशू की वजह से मर जाता है बच्चा, तो हम कह देते हैं कि क्या कहते हैं चलेगा, तो उसका IMF हो जाता है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सॉरी, IMR हो जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो जाता है। तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं? प्रोपोर्शन लेते हैं 1000 बच्चे से कितने बच्चे मरे उसमें से, है ना। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारे 1000 बच्चे यहाँ पे मान लो कोई एरिया है XYZ, उसमें पहले वो उसमें 966 बच्चे जीगा, 34 डाई हो गए, तो हम कहेंगे 34 यहाँ का IMF है, यानी जितने बच्चे मर गए उतना इसका IMF है। ठीक है, IMF निकालने को आगे ऐसे निकाल सकते हो। हेल्थ केयर के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि 14 और 15 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके एज ग्रुप, मतलब 14-15 साल के जितने बच्चे, उन सभी एज ग्रुप में से कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बस इसलिए होता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इसे एक टेबल की तरह समझो, ये तुम्हारी बुक में टेबल देखिए, टेबल 1.4 यहाँ पे मैंने डाल दी, चेक आउट कर सकते हो बुक के अंदर। बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स है 2023 2024 और ही नहीं, मतलब सारी इसके लिए बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स। ठीक है, ठीक है, ओके, तो टेबल 1.4, टेबल 1.4 देखो, इसमें स्टेट रखा, PCI रखा, IMF रखा, लिटरेट रखा है। अब इससे कंक्लूजन अगर हम निकालना चाहो निकाल सकते हो। देखो हरियाणा का एरा PCI देखो 2,36,147, हरियाणा का सबसे हाई पर कैपिटा इनकम है क्योंकि वहाँ पे खेती वगैरह ज्यादा होती है। केरला का ये रहा, और इसके बाद बिहार का है सबसे कम। फिर इसके बाद IMF सबसे कम है हमारा केरला का। IMF जितना कम होता है उसे वाली एरिया को उतना ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। ठीक है, फिर इसका लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होता है उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरला का। ठीक है, अब आप देखो NAR यानी नेशनल अटेंडेंस रेशियो, सॉरी नेट अटेंडेंस रेशियो, तो वो किसका ज्यादा? केरला का। अब आप अगर इसे वर्ल्ड बैंक के देखो, इस टेबल को अगर आप वर्ल्ड बैंक के जरिए से देखोगे ना, तो वर्ल्ड बैंक क्या देखता है? PCI, यानी ये तीनों में से खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे PCI के हिसाब से हमारा हरियाणा जो है सबसे डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन हाँ, अगर हम बाकी सारे ही मेजर को लेकर चले तो देख सकते हैं यहाँ पे देखो केरल जो है 2,04,105 उसकी एवरेज इनकम, जो कि अच्छी है, काफी अच्छी खासी इसको टक्कर देती है हरियाणा को। इसलिए उसका IMF सबसे कम से 7 है। ओके, लिटरेसी रेट उसका 94 है, देखो कितना ज्यादा लिटरेसी, अब तो 96 है उसका। ठीक है, और INR तो मैं यहाँ पे 96 से लिख देता हूँ। ठीक है, 96। ठीक है, तो INAR उसका 83, तो मतलब सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन से हो गए? केरला। अगर हम सारे मेजर्स को ध्यान में रखें, ठीक है, तो हमें सारे मेजर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो है ना क्या कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अभी होता है इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी से एग्जांपल से समझते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है। तो देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम समझाता हूँ, उससे पहले देख लो कैमरा में दिख रहा है नहीं? ओके, ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब देखो समझते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या था। देखो अभी से तुम्हें समझ में आ गया, केरला जो है हमारी सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो है स्टेट है, यहाँ पे स्टेट कहते हैं। ठीक है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल इनकम, यानी मान लो देखो एक कंट्री साइड है, कंट्री वाली है, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी 1100 लोग रहते हैं, यहाँ पे भी 1100 लोग। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 100% खाली 1100 में से 100% जो है $11 लाख कमाते हैं, सिर्फ 100%, और बाकी क्या 1000% कितना? $100 कमाते हैं, यानी इतना कम। अगर हम अब इन सबका नेशनल इनकम क्या होगा, इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, यानी $100 कमाते हैं, 1000% इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को आपस में सम करके ऊपर लिख देंगे, ये आ गया सम। ठीक है, फिर अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1100। तो यहाँ पे देखो इनका कितना ज्यादा आ रहा है, इनकी जो PCI है पर कैपिटा इनकम कितना ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो देखो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितना बड़ा गैप है, 11 लाख सिर्फ 100 कमा रहे हैं वो सिर्फ 11 लाख और वो सिर्फ 100। ठीक है, तो कितना बड़ा गैप हो जाता है अनइक्वल इनकम। लेकिन आप याली कंट्री देखो, याली कंट्री यहाँ पे क्या कहते हैं 1100 लोग सबके सब $10,000 कमा रहे हैं और इनका पर कैपिटा कितना आया? 10,000। तो आप अगर आप वर्ल्ड बैंक या PCI वाला चीज देखते हो ना, उसकी अगर
मतलब पीसीआई वाली चीज देखो तो ये वाली कंट्री ज्यादा हुआ है, लेकिन इसके अगर आप इस कंट्री में देखो तो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, सिर्फ $100 कमा पा रही है, $100 बहुत ज्यादा कम होते हैं, और यहाँ पे 10,000 कमा रही है, यानी ये बहुत अच्छा है, ये जो कंट्री है बहुत ज्यादा अच्छा है, अंदर से इसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ $100 कमा रहे हैं और यहाँ पे सबके सब $10,000 कमा रहे हैं। तो अगर आप वर्ल्ड बैंक का मतलब आप ये कह सकते हो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया कुछ लिमिटेशन है, और इससे एक चीज और कंक्लूजन निकलता है कि एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन ये नहीं बता सकती कि कंट्री कितनी डेवलप्ड है, खाली इकोनॉमिक सिचुएशन ये नहीं बता सकती कंट्री कितनी डेवलप्ड है, क्योंकि हमें उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को भी मेजर करना पड़ता है। ओके, आइए समझ में आ गया हो। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और है, देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बता दी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो देखो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, वैसे ये रेफरेंस पूछी जाती है, फिर भी आप याद कर लो क्योंकि डिटेल नोट्स है, सब चीजें पॉइंट टू पॉइंट विद एग्जांपल्स करा रखी है, तो क्या दिक्कत है, कर लो। ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो हम देखेंगे कि आसपास के जिस माहौल में पैदा हुआ है तो वहां पे लोग कितना जीते, अगर वहां पे लोग 60-70 जीते तो हम कह देंगे कि इसकी एवरेज आयु भी यही होगी 60, तो ये एक अंदाजा होता है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूएनडीपी, देखो ये तो थी वर्ल्ड बैंक। अब आप कहोगे कि देखो भैया अगर हम वर्ल्ड बैंक के हिसाब से करने लगे तो सारी कंट्री हमारी बहुत ज्यादा नीचे चल जाएगी, क्योंकि इंडिया में भी वैसे भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इंडिया में कुछ लोग इंडिया की इकोनॉमी का 40% कमाते हैं, ऐसा कई रिपोर्ट्स कहती हैं, ठीक है। तो और इंडिया में कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गरीबी भी है, मतलब एक आदमी 50 रुपए में नहीं कमा पाता और कोई यहाँ पे इंडिया में एक दिन में 50-50 करोड़ भी कमा लेता, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में, तो इंडिया में कैसे पता लगेगा कि वो इंडिया डेवलप्ड कंट्री नॉन डेवलप्ड कंट्री। तो उसके लिए एक और हमारी ऑर्गेनाइजेशन यूएनडीपी, वैसे इसकी फुल फॉर्म होनी जाएगी यूनियन नेशन डेवलपमेंट पब्लिशर, ऐसे कुछ इसकी फुल फॉर्म है, तो ये पब्लिश करती है एक एचडीआई रिपोर्ट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है ये, है ना। और इसकी ये कंपेयर करती है बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल पे कंपेयर करेगी, हेल्थ लेवल पे कंपेयर करेगी, उनका स्टेटस क्या है इस पे कंपेयर करेगी, पीसीआई भी कंपेयर करेगी, मतलब काफी सारे अच्छे मीजर्स आ जाते हैं इसके, देखे मतलब इस वाला जो है ना मापदंड, सॉरी क्राइटेरिया, उससे अच्छा क्राइटेरिया हमारी यूएनडीपी क्राइटेरिया, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। और इसमें ही हमारे जो हेल्थ के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के लिए यहाँ पे आती है बीएमआई, हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं बीएमआई क्या होता है, बीएमआई बताता है कि एक व्यक्ति की हाइट और उसके वजन के हिसाब से बीएमआई बताएगा कि उसके अंदर कितना फैट है, कैसे बताएगा, आपकी हाइट कितनी है उसे नीचे मीटर स्क्वायर में लिखो, ऊपर आपको अपना क्या कहते हैं वेट लिखना होगा, उससे ऊपर आपको कितना अपना वेट लिखना होगा किलोग्राम में, उन्हें आपस में डिवाइड कर लो, आपका बीएमआई निकल जाएगा। और इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका बीएमआई 25 से ज्यादा आता है या 25 ज्यादा तो आप ओवरवेट हो, और अगर आपका बीएमआई 18.5 से लेकर 24.9 आता है तो आप हेल्दी पर्सन हो, और आपका अगर बीएमआई 18.5 से कम आता है तब अंडरन्यूरिश्ड यानी कुपोषित हो, ठीक है। तो ये चीज आप क्या कहते हैं ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका भी आप निकाल के देख सकते हो, ट्राई करना क्या है ना, ठीक है। तो मेरा तो इसमें आता है हेल्दी क्राइटेरिया के अंदर, है ना, ओके 18.67 ऐसे कुछ है, जैसे बहुत कम है लेकिन आप भी सही है, नॉर्मल तो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आपका छोटा सा टॉपिक बचा पब्लिक फैसिलिटीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो बहुत सारी, देखो आप सबसे पहले बात करो पब्लिक फैसिलिटीज हमें दी ही क्यों जाती है, तो पब्लिक फैसिलिटीज हमें दी इसलिए जाती है ताकि देखो मैं तुम्हें बताऊं, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते, हाँ चाहे हम अंबानी हो कुछ भी हो, लेकिन हाँ हम अपने पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि दोस्तों हमारे जेब में जितना पैसा है, मान लो हमारे जेब में पूरी दुनिया है, पूरी प्रॉपर्टी, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें नहीं खरीद सकते। क्या क्या नहीं खरीद सकते, देखो क्या क्या नहीं खरीद सकते, हम हेल्दी लाइफ नहीं खरीद सकते, आप हेल्दी लाइफ स्वस्थ लाइफ खरीद लोगे, बीमारी तो आप कह नहीं सकते खरीद सकते हो नहीं खरीद सकते, अमीर से अमीर आदमी इलाज करा लेगा लेकिन गारंटी नहीं दे सकता कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी कि आप जिंदा रहोगे या नहीं, ठीक है। तो हेल्दी लाइफ हम नहीं खरीद सकते, उसके साथ साथ हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हम खरीद लेंगे, हाँ हम अपने एफर्ट लगा के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन हम पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते अपने पास से। तो इसीलिए हमें गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, हमारी गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट सर्विसेज देती है और पब्लिक सर्विसेज देती है, और वो पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें देती है वो हमारी गवर्नमेंट देती है सिटीजन्स को, ठीक है। तो हमें वो देगी और हमें गवर्नमेंट देती है, फिर उसके बाद वो क्या कहती है, वो मतलब मेनली क्यों देती है, मतलब अब उन्हें गवर्नमेंट हमें सर्विसेज दे दी, अब वो हमें गवर्नमेंट सर्विसेज दे, पब्लिक सर्विसेज दे ही क्यों रही है, तो पब्लिक सर्विसेज देने का उसका मतलब या उद्देश्य क्या होता है, तो पब्लिक सर्विसेज हमारी गवर्नमेंट इसलिए देती है जिससे कि उसकी जो कंट्री है वो अच्छे से ग्रोथ करे, उसका सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे डेवलपमेंट जो बहुत ही स्मूथली रन करे, बहुत ही अच्छे से चले, तो ये इसलिए हमें पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती है। तो यही हमने लिखा, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारी गवर्नमेंट हमें पब्लिक फैसिलिटीज
कैसे देती है और क्यों देती है। तो कैसे देती है हमारी पब्लिक फैसिलिटीज, टैक्स कलेक्शन से देती है, टैक्स कलेक्शन करेगी हमसे, पब्लिक फैसिलिटीज ही देगी। कभी कभी वो प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर लेती, मतलब प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी पार्टनरशिप कर लेती है आपस में, उससे देती है। इसी से पीपीपी नाम का क्या कहते हैं सर, मतलब पीपीपी नाम का एक न्यू कह सकते हैं वर्ड है ना, जो कि अब ऑर्गेनाइजेशन में बदल जाता है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्राम अब चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर में आपस में मिलते हैं और पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं लोगों को। प्राइवेट कंपनीज अपना क्या कहते हैं फायदा लेती है और उनका भी फायदा हो रहा होता है, और वो क्या कर रहे होते हैं, अपना फायदा भी ले रहा होता है, और गवर्नमेंट अपनी कंट्री का डेवलपमेंट कर रही होती है यहाँ पे, ठीक है। अब वो क्यों प्रोवाइड कराती है, जिससे कि क्या कहते हैं सारी चीजें इकट्ठे तौर पे एक सस्ते लेवल पे, यानी कलेक्टिवली सारी चीजें चीप हो जाए, सस्ते लेवल पे आएंगे तो सब चीजें खरीद पाएंगे और गरीब से गरीब लोग भी उसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन के अंदर ला पाएंगे। ओके, इनहेंसमेंट कराते हैं, इनहेंसमेंट ऑफ अदर मतलब क्राइटेरिया, ठीक है। मतलब आप क्या जो मतलब जो अलग अलग क्राइटेरियाज है उन्हें इनहेंसमेंट कर, जैसे आईएमएफ लिटरेसी रेट है, इन सबको वो इनहेंस कर सके, ठीक है। उसी के साथ साथ इन सबको इनहेंस कर सके, इन सबको इनहेंस करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और उसी के साथ साथ जो हमारे गरीब लोग हैं उनके भी अटेनेबल में आ रहे हैं, यानी गरीब लोगों के भी ये चीज काफी सारी चीजें अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये सारे ही कुछ पॉइंट्स है जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। फिर इसके बाद आता है कि फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट, ओके सॉरी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे अब हम। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है कि आप जहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आप जब डेवलपमेंट करोगे तो उसके अंदर आप कभी भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर यही होता है कि हम अपने वर्तमान का, अपने प्रेजेंट का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं बिना एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान पहुंचाए, बिना एक्स्ट्रा यूज करे किसी भी संसाधन या रिसोर्सेज का, है ना, बिना एक्स्ट्रा यूज करे, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाओ, बिना बात के एनवायरनमेंट से हम कोई भी मतलब छेड़छाड़ी इसमें नहीं कर रहे होते, कोई भी आर्टिफिशियल चीजें एनवायरनमेंट के साथ नहीं कर रहे होते, उसके अंदर हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं एक सस्टेनेबल तौर पे, है ना, सस्टेन तौर पे। और उसके साथ साथ हम इसके अंदर ध्यान रखते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं तो उसका हम एक्स्ट्रा यूज ना करें और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी इसका यूज कर पाए। ओके, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी, इट मींस डेवलपमेंट विदाउट हार्म एनवायरनमेंट टू प्रेजेंट डेवलपमेंट नॉट बी कॉम्प्रोमाइजेस विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी फ्यूचर जनरेशन की कोई भी नीड यहाँ पे आहत ना हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसी के साथ आगे इसमें क्या चैलेंजेस है कि अगर हम जब ये करते हैं तो इस कंजप्शन करते हैं तो कंजप्शन करने के साथ साथ हमारी रिसोर्सेज कमी हो सकती है, तो इसलिए हम इसका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, और इसके अंदर एक सस्टेन तौर पे अच्छे से हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, नियोजित तौर पे, यानी कि एक अच्छे से मतलब प्लानिंग करके हमें डेवलपमेंट यहाँ पे करना होगा, प्लान डेवलपमेंट करना होगा। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसके फीचर्स है कि लिमिटेशन ऑफ कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन पे लिमिट लगा देता है कि हम कंजम्पशन एक लिमिट के अंदर करेंगे, जितना हमें जरूरत है उतना ही करेंगे। एफिशिएंट यूज, यानी इसका एक एफिशिएंट यूज होगा, अच्छा यूज होगा हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज उनका। फाइंड फ्रेश रिजर्व, मतलब अच्छे रिजर्व वगैरह फाइंड आउट करेंगे हम, जिससे कि क्या कहते हैं हमारे नीड्स को पूरा करा जा सके और आने वाली जनरेशन की नीड्स को भी पूरा करा जा सके। रिप्लेसिंग रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का हम कहते हैं अच्छे से यूज तो कर ही रहे हैं, विवेकपूर्ण यूज तो कर ही रहे होंगे, उसके साथ साथ हम उसके मतलब अदल बदल की चीज ढूंढ लेंगे। मतलब जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो हम इसके अंदर सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर कंजम्पशन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक एग्जांपल आता है कि फ्रेश वाटर का हम कंजम्पशन कर रहे हैं, फ्रेश वाटर कंजम्पशन हम कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उसे नियोजित तौर पे नहीं यूज करते, तो हमें उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करने की जरूरत है। यानी जब हम मर्जी सिर्फ वही यूज नहीं करना, मतलब क्या कहते हैं हमें जहां यूज करने की जरूरत पड़े वहां हमें यूज करना, जैसे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को फ्रेश वाटर मिल पाए। ओके, आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया हो। पूरा चैप्टर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और देखो ये थोड़ा मुझे पता है थोड़ा ज्यादा छोटा दिख रहा है तो थोड़ा जूम आउट कर लेना, है ना। और अभी हिंदी की वीडियो अगले दिन आ जाएगी, ऐसे एक दिन बाद आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें कवर अप करा दी हैं, एक एक पॉइंट डिटेल नोट्स है, आप ये बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो डिटेल में नहीं है, बहुत एक एक लाइन से मैंने बनाया है, देखोगे ना तो सारी लाइन आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगी, सारे मैंने एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड नोट्स है। क्योंकि दोस्तों आप एनसीईआरटी की लाइन जब आपने लिख के आते हो ना आंसर्स के अंदर, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता दिए, जैसे कि ये बता दिया यूएनडीपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स आ जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको फ्यूचर डेवलपमेंट आता है, 5 से इंपॉर्टेंट बता दिए, पर कैपिटल इनकम निकालने को आता है, तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर तो आते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ये वीडियो आपको बताएंगे इसमें हिंदी की करने वाली वीडियो, ठीक है।
चीजें एक एक चीज अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो नोट्स हो सकता है मैं एंड में तुम्हें एक बार अटैच करके दिखा दूंगा, तुम खुद चेक कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। ओके, तो कोई भी दिक्कत हो बता देना बस मुझे, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।